नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अमृता और हम लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए और विशेष तौर पर हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये खास कार्यक्रम खेती बाड़ी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम खेती बाड़ी में हम आपकी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप अपने खेतों का, अपनी फसलों का अच्छे से ख्याल रख सकें और एक अच्छा उत्पादन कर सकें। और रेडियो दस्तक पर ये जो कार्यक्रम खेती बाड़ी की श्रृंखला है, यह श्रृंखला उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार की समय समय पर लाई गई विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रमों पर आधारित है। इस श्रृंखला के प्रायोजक हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर इकाई। दोस्तों, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है जो कि देश में यूरिया के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यूरिया के साथ ही अन्य उत्पाद भी बनाती है और किसानों की सेवा में सदैव तत्पर रहती है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, किसानों का मित्र, राष्ट्र का गौरव। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के खेती बाड़ी के इस एपिसोड की। आज हम मक्का की खेती के बारे में बहुत सारी जानकारियां देंगे आपको और ये विशेष जानकारियां देने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में मौजूद हैं उज्जैन कृषि विज्ञान केंद्र से फसल सुधार वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK कौशिक सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम, और सभी किसान भाइयों को भी मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं और राम राम। क्योंकि समय खरीफ का आने वाला है, इसलिए आज आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं कि आपकी खेती को हम कैसे उन्नत कर सकें। इसी विषय को लेके अभी आपसे हम चर्चा करेंगे। बड़ा गौर से, ध्यान से सुने और हो सके तो कुछ बिंदु नोट भी करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। और आज के इस हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को देने वाले हैं जो निश्चित ही उनके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। और जैसा कि आज का हमारा मुख्य विषय है मक्का की खेती, तो खरीफ की फसल में हमारे किसान भाई बहन मक्का का भी चुनाव करते हैं। तो हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे जो मालवा के किसान भाई बहन हैं वो मक्का की खेती को चुनते हैं तो इससे क्या लाभ है और क्या महत्व है मक्का की खेती का? ये आपने किसानों के हित की बात पूछी है। आप सब जानते हैं किसान बहन भाई अनवरत रूप से बड़ी कड़ी मेहनत करके खेती करते हैं जी। और उस खेती में भी अगर उनकी आमदनी सही रूप से प्राप्त नहीं हो तो वो बड़े निराश भी होते हैं। हमारे खरीफ में हम बहुतायत रूप से उज्जैन या मालवा की बात करें तो हम सोयाबीन की खेती करते हैं और लगातार सोयाबीन की खेती करते हैं तो उस पे कीटों का प्रकोप, रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि लागत बढ़ जाती है। किसानों को सोयाबीन को विकल्प के रूप में कुछ फसलों को देखना पड़ता है कि हम सोयाबीन को छोड़कर अगर कोई फसल लगाएं तो कौन सी फसल लगानी चाहिए, क्योंकि सरकार भी और कृषि के विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि हमको हमारे खेत पे बहु फसली प्रोग्राम लगाना चाहिए। यानी एक साथ हमको एक से ज़्यादा फसलों की हम खेती करें, तब हमको नुकसान कम से कम होने की गुंजाइश रहती है। और दूसरी फसलों की खेती करें तो वो कौन सी फसलें हैं जो सोयाबीन के अलावा खरीफ में हम खेती कर सकते हैं। उनमें आप देखेंगे तो एक फसल आती है मक्का। मक्का नई फसल तो नहीं है, मक्का की खेती बहुत पुरातन समय में लोग करते आए हैं और मक्का का उपयोग बहुतायत रूप से हमारे घरों में या हमारे समाज में होता है। क्योंकि मक्का जो है वो एक C4 प्लांट है। C4 प्लांट का मतलब ये है कि अधिक गर्मी के बाद भी उसका अच्छा उत्पादन देता है। और जो C4 प्लांट का अधिक गर्मी के बाद ही उत्पादन देता है, इसका मतलब ये है कि हमारा क्लाइमेट जो बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसमें हम शिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं, फसलों को बदलाव की तरफ ले जाना चाह रहे हैं ताकि हमको आर्थिक रूप से आमदनी बढ़ोतरी मिल सके। और उसमें मक्का की खेती करते हैं तो मक्का में आप जब लाभांश प्राप्त करते हैं तो वो सोयाबीन की तुलना में कहीं ज़्यादा आपको प्रतीत होता है और लगता भी है और रियल टर्म में आता भी है। क्योंकि मक्का जो है उसका मक्का के बहुत से व्यंजन बनते हैं। मक्का आपको देखते हैं कि प्रोटीन का एक बहुत रिच सोर्स है जिसमें प्रोटीन बहुत रूप से पाया जाता है। और प्रोटीन जिसके शरीर में, जीवों में जाता है, चाहे इंसान हो, चाहे अपने पशु हों या ढोर हों, हम अगर उनको प्रोटीन ज़्यादा देते हैं तो उसका BMI अच्छा होता है। और BMI अच्छा होने का मतलब ये है कि वो शारीरिक रूप से शरीर से अच्छा काम कर सकता है, चाहे वो हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, इंसानों की बात करें या जीवों की बात करें। इसलिए मक्का हमारे जीवन में एक बहुतायत रूप से एक अच्छा अभिन्न अंग के रूप में फसल का योगदान देना चाहता है।
और मक्का से प्रोटीन की पूर्ति होती है, तो चाहे हम गाय से दूध की प्राप्ति कर रहे हैं, चाहे हम उनको चारा खिला रहे हैं, चाहे मक्का के और उत्पाद बना के हम उसका उपभोग कर रहे हैं, चाहे मक्का का आटे का रोटियां बना के हम खा रहे हैं। आप देखेंगे कि ज्वार, मक्का, बाजरा ये पुरातन समय में लोग ज़्यादा खाद्यान्न में उपयोग करते थे। मक्का के अन्य उत्पाद भी जब हम देते हैं, बना कर देते हैं, यानी उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, मूल्य संवर्धन करते हैं, तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और किसान जो है उससे ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकता है। साधारणतः किसान खेत से मक्का उगाता है, उसको निकाल कर मंडी में बेचता है, उसके मूल्य की तुलना में अगर वैल्यू एडिशन करके मक्का को वो दे, मक्का का आटा, मक्का की चूरी या मक्का के ग्रेन्यूल्स बेचे, उसको जो पैसा है, आमदनी है, 2 से 3.5 गुना बढ़ जाती है। कहने का सार है कि वो आमदनी को बढ़ा सकता है। और मक्का की चरी को जो लोग बेचते पैसा लेते हैं, उससे उनको बड़ा फायदा मिलता है। मक्का की जितना लागत लगता है, ऐसा माना जाता है कि मक्का की जो लागत लग रही है, चाहे उर्वरक के रूप में, बीज के रूप में, मेहनत के रूप में, वो सारी लागत अगर मक्का की हम चरी को बेचते हैं तो उससे पूर्ति हो जाती है। तो किसान को जो खेती करने में जो लागत है वो नए के बराबर रहती है और मक्का का जो अनाज बेचता है उसके वो शुद्ध आमदनी या शुद्ध आय उसको प्राप्त होती है। सरकार भी इसके लिए पॉलिसी निर्धारित कर रही है। मक्का का बाजार मूल्य भी बढ़ता जा रहा है और किसानों की मांग भी है और खेती की आवश्यकता भी है। इन सबको मिला के देखते हैं तो हमको मक्का की खेती खरीफ में फसल विविधीकरण के तहत जरूर करनी चाहिए। आगे सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिन भी किसान भाई बहनों ने तय किया है कि वो मक्का की फसल लगाएंगे खरीफ में, तो उन्हें किस प्रकार से फसल से पहले की तैयारी करनी चाहिए, खेत की तैयारी करनी चाहिए, क्या आप जानकारी देना चाहेंगे इस बारे में? ये आपका जो तात्पर्य है वो तकनीकी और किसान की स्किल का मिला करके है प्रश्न। आप समझें कि हम अगर ये निर्धारित कर लें कि हमको मक्का की खेती करनी है, तो किसान को ये देखना चाहिए कि वो कौन से खेत में मक्का की खेती करने जा रहा है। मक्का कौन से खेत का मतलब है कि वो ढलान वाला खेत है, उबड़ खाबड़ खेत है, या बंजर भूमि है, या उसमें मुरम ज़्यादा है, या गहरी काली मिट्टी है। तो मक्का जो है वो एक एनपीके का संवेदी, उर्वरकों संवेदी फसल है। उर्वरकों की मांग भी अच्छी खासी तादाद में रहती है। इसका मतलब मक्का खेत ऐसा होना चाहिए जो मध्यम काली मिट्टी के खेत हो, उस खेत में मक्का अच्छी निपत या उपज आती है। खेत की तैयारी के लिए किसान को ये सोचना चाहिए जिस खेत में वो मक्का लगाए उस खेत को वो बिल्कुल समतल कर ले। समतल करने का तरीका है कि एक बार वो गहरी जुताई करे, उसके बाद में 2 या 3 बार क्रॉस कल्टीवेटर चला करके तो मिट्टी के ढेलों को तोड़ करके उसको भुरभुरापन बना ले और पाटा लगाकर नमी संरक्षण कर ले। ऐसा करते हैं तो मक्का के लिए खेत अच्छा तैयार हो सकता है। लेकिन पीएच मान जो है, पीएच मान आप देखते हैं किसानों को पता होता है कि खेत का पीएच और पानी का पीएच अलग अलग वैल्यू रखता है। अगर मिट्टी का पीएच की बात करते हैं तो वो लगभग 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। मक्का खेती करें तो ऐसा नहीं है कि 8 से ऊपर जा रहा है तब मक्का खेती करें पीएच मान, और या पीएच मान 6 से नीचे जा रहा है तब मक्का खेती करें। तो ऐसा करके पीएच मान का जरूर ध्यान रखें। खेत में आपका जो खेत है उसकी मिट्टी का पीएच कितना आ रहा है, 6 और 8 के बीच में आता है तो निश्चित रूप से खेत को अच्छा तैयार करके और पीएच मान के मान से बीजों की जो संधारिता है वो भी समय पे कर लें। दूसरा एस्पेक्ट जो बीज की संधारिता मतलब ये है कि आपको जो प्रजाति लगानी है या जो बीज लगाना है उसका बुआई से 1 महीने पहले ही तलाश करके रखें कि हमको इस बीज को उपयुक्त रूप से इतनी मात्रा में लेना है और वो कहाँ से मिल रहा है। बीज के साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि यहाँ हमारी वर्षा जो देखते हैं वर्षा काल में काफ़ी होती है, तो इसका मतलब ये है कि लगातार वर्षा के दिनों की संख्या ज़्यादा रहती है। जब वर्षा ज़्यादा रहती है तो मक्का में एक समस्या ये आती है कि अगर हमको साधारण खेत में मक्का की खेती करी तो मक्का के खेत में फसलों का या पौधों का आड़ा गिरना शुरू हो जाता है। क्या क्या प्रजातियां मौजूद हैं मक्का की, जिनमें से कोई उपयुक्त प्रजाति हमारे किसान भाई बहन चुन सकते हैं? क्या क्या प्रजातियां उपलब्ध हैं, इसकी भी जानकारी मिले। जैसे आप कहें कि इसमें 3 प्रकार की मक्का होती है। एक शीघ्र पकने वाली मक्का की प्रजातियां जो 80-85 दिन में कट जाती है, और दूसरी प्रजाति वो होती है जो मध्यम अवधि में आती है, वो 85 से 100 दिन के आसपास समय लेती है, और फिर 100 दिन के बाद वाली प्रजातियां जो 100 दिन ज़्यादा लेती हैं, 95 दिन ज़्यादा लेती हैं, उनको हम दीर्घ अवधि में पकने वाली प्रजातियां कहते हैं। ये तो उसका समय के मान से प्रजातियों की आपने ग्रुप बनाया है, लेकिन उसके उपयोग के आधार पे भी हम जो है मक्का को 4 कैटेगरी में वर्गीकृत करते हैं। वो कौन से 4 वर्ग हैं? पहला वर्ग है मक्का की ऐसी जो प्रजातियां, ऐसा ग्रुप जिसको हम सूप के रूप में उपयोग करते हैं। आप देखते हो बड़े बड़े शहरों में
मक्का का सूप बड़े रेस्तरां होटल में पिलाया जाता है, क्योंकि प्रोटीनस है और बड़ा अच्छा प्रोटीन QPM वाली वैल्यू वाला होता है, क्वालिटेटिव प्रोटीन होता है उसमें। इसलिए वो सूप को बड़े धनवान या रेस्टोरेंट रुकने वाले लोग बड़ा पसंद करते हैं। मेरा कहने का सार है कि वो पसंद करते हैं, उसका वैल्यू एडिशन बढ़ जाता है, उसका पैसा भी ज़्यादा अच्छा मिलता है और उसकी बुआई जो है वो लगभग फरवरी के आसपास होती है। तो जो फरवरी मार्च में जो बुआई करते हैं वो हमको मई के आसपास हमको सूप का लगातार अनवरत रूप से उसकी उपलब्धता रहती है। उस मक्का में हमको दाना बनने से पहले जो भुट्टा बनता है, दाना बनना हल्का सा स्टार्ट, उस समय उसकी तुड़ाई की जाती है ताकि उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट न हो, इसलिए उसका जूस के रूप में उपयोग करते हैं, सूप के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरी मक्का आप देखते हैं कि मक्का के भुट्टे बरसात के समय में बहुत से लोग आपको खाते हुए दिखते हैं कि मीठी मक्का के भुट्टे या भुट्टों को सेक करके लोग खाते हैं, तो वो मक्का जो है उसको हम स्वीट कॉर्न कहते हैं। तीसरा जो ग्रुप है उसमें वर्ग में हम कहते हैं कि QPM यानी क्वालिटेटिव प्रोटीन मेज वाली QPM की मक्का का आजकल बड़ा दौर है। आप देखते हो कोई हाइब्रिड QPM आता है, कोई जनरल QPM आता है, तो QPM नाम से जानते हैं क्वालिटेटिव प्रोटीन मेज। उसमें साधारण मक्का जैसा ही होता है, लेकिन उसकी जो प्रोटीन होता है वो क्वालिटेटिव होता है, पचने वाला होता है, डाइजेस्टिव होता है, आसानी से पच जाता है और अपच नहीं करता है। कि जो भी उसका उपभोग करता है उसके लिए वो सर्वसुलभ और जल्दी से पचने वाला, आसानी से पचने वाला प्रोटीन उसमें रहता है। तो QPM की मक्का हमारे देश में बहुतायत रूप से मिलती है। आजकल जो दौर चल रहा है वो QPM की मक्का खेत में लगाते हैं और बाजार में बेचते हैं, उसका दौर चल रहा है। एक चौथा जो ग्रुप है उसमें आप साधारण मक्का कह सकते हैं। साधारण मक्का में पहले जो मक्का की प्रजातियाँ आती थी, सफ़ेद मक्का की प्रजातियाँ आती थी, या जो ट्रेडिशनल मक्का की प्रजातियाँ आती थी, या हम कहें साठी मक्का की प्रजातियाँ आती हैं, इनमें जो है इनमें ज़रूरी नहीं है कि सब में क्वालिटेटिव प्रोटीन हो। प्रोटीन तो है लेकिन क्वालिटेटिव और नॉन क्वालिटेटिव टाइप का रहता है, इसलिए वो मक्का भी 4 ग्रुप में बांटा गया है। इसमें जनरल जो किसान जो चुनाव करता है इस खरीफ के सीजन में 15 जून से लेकर के जो स्टार्ट होता है, उसमें हम QPM के वर्ग वाली मक्का का ज़्यादा चुनाव करते हैं, क्वालिटेटिव प्रोटीन मेज की, ताकि हम जो बाज़ार में लेके जाएं उसमें हमको ज़्यादा पैसा मिले। उसमें आप देखेंगे कि इसमें 2 रंग की मक्काएँ आती हैं, एक पीले दाने वाली, एक संतरी रंग के दाने वाली और एक सफ़ेद रंग के दाने वाली। सफ़ेद रंग का जो दाना आता है मक्का का उपज आता है उसमें पैसा किसान को बाज़ार में कम मिलता है, लेकिन जो पीले रंग की मक्का का जो है उसमें पैसा सर्वाधिक मिलता है बाज़ार मंडी में। और संतरे रंग की मक्का जो देते हैं उसमें पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन सर्वाधिक पीले रंग की मक्का को पसंद किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सी हमारे देश में प्राइवेट कंपनियां हैं, संस्थान हैं, गवर्नमेंट संस्थान हैं, पब्लिक वेट्स भी होती हैं, इनमें वो बहुत सी मक्का का वैरायटियों का संचालन करते हैं। लेकिन आजकल संकर मक्का का जो दौर है, संकर मक्का में QPM जो है उसकी HQPM4, HQPM5, या आपकी स्वीट कॉर्न में मक्का आती है शुगर 75, या आपकी देखेंगे कि मक्का साधारण मक्का में आप QPM वाली देखते हैं तो उसमें भी NK 6304, NK 6305 या NK 6204, ऐसा ये बहुत सी कंपनियां अलग अलग नाम से देती हैं। लेकिन आपको ये चुनाव रखना है, ध्यान रखना है कि एक तो हमको कितने दिन का मक्का को देना है। 90 दिन वाली मक्का लेनी है तो सोयाबीन के साथ साथ कट जाए, या 100 दिन वाली कटने वाली मक्का लेनी है तो उसमें क्या उपज का फ़ायदा मिल रहा है क्या, और देरी से मक्का लेते हैं तो उसमें हमारे अगली फसल का बुआई का जो है सिस्टम वो थोड़ा प्रभावित होता है। इसलिए किसान को अपनी समझ के मान से मक्का की प्रजाति चुनाव करना चाहिए। और इसमें भी आप देखेंगे तो इसके जो पैकेट जो आते हैं वो एकड़ के मान से आते हैं। बाज़ार में 4 किलो का पैकेट मिलता है, 3.5 किलो का मिलता है और 7-8 किलो का मिलता है। इससे क्या आप अर्थ निकालते हैं कि जिनका बीज का दाना बड़ा हो और उसका जो वज़न भी ज़्यादा हो उसको हमको ज़्यादा मक्का चाहिए। या जो OPV जिसको कहते हैं ये हाइब्रिड मक्का नहीं है साहब, ये साधारण मक्का है, उसमें हमको बीज ज़्यादा चाहिए। लेकिन हाइब्रिड मक्का जो है जो QPM की जो संकर मक्का मिलती है उसमें बीज की मात्रा लगभग 4 से 5 किलो का पैकेट रहता है। और 1 एकड़ का मतलब ये रहा कि इकाई एकड़ फिक्स है, लेकिन हमारे यहाँ बीघा में थोड़ा अंतर आता है। जो 20 आरे का बीघा है उसमें 2.25 बीघा में 1 एकड़ आता है। जो 25 आरे का बीघा है महितपुर या तराना में देखते हैं तो वो 1.5 बीघा में एकड़ आता है। तो कहने का सार ये है कि आप एकड़ के मान से पैकेट मिलते हैं, उसके हिसाब से आप बुआई करें और बुआई करने में बड़ा ध्यान रखें कि हमको
गर्ड वाली नाली और जो है रेज बेड प्लांटर उस पे बुआई करेंगे तो आपको सर्वाधिक लाभ मिलेगा। इस तरह से आप ग्रुप का चुनाव करें और उसमें उसके यूज करने का उद्देश्य उसके आधार पर चुनाव करें, और आपका खेत में कितने दिन का कैलेंडर आप दे रहे हो प्रजातियों के लिए या मक्का के लिए, उसके हिसाब से चुनाव करेंगे। तो ये जब संयोजन आप बैठाएंगे तब आपको लगेगा कि हमको कौन सी मक्का लेनी चाहिए और इसमें कितना लाभ मिल रहा है। जी, तो सर और जानकारी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि मक्का की खेती में बीजोपचार की कितनी ज़रूरत होती है और उर्वरक प्रबंधन की कितनी ज़रूरत पड़ती है मक्का को। आप ये जो पूछ रहे हैं कि इसका बीजोपचार के बारे में, तो आप किसान भाई सब जानते हैं कि हम कोई भी फसल को लगाते हैं तो उस फसल में जो रोग आने वाले होते हैं जल्दी अवस्था में 1-1.5 महीने में, तो उसके लिए हम बीज का उपचार करते हैं। और मक्का में भी बीजोपचार आप नहीं करेंगे तो मक्का का भी जो पौधों की संख्या कम हो जाती है, उसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं, कीट का प्रकोप भी हो जाता है। इसलिए मक्का को बुआई से पहले बीजोपचार करना चाहिए। किससे करना चाहिए? आप देखते हैं कि 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और 2 ग्राम थायरम का मिश्रण हो तो इसको हमको 1 किलो बीज पे लगाना चाहिए। ऐसा करते हैं तब हमारे फफूंद का जो रोग है उससे जो पौधों को नुकसान होता है उससे बच सकते हैं। दूसरा, मक्का में समस्या जो आ रही है वो उसकी जड़ क्षेत्र में कीटों की आती है। अगर उसमें कीट पड़ जाते हैं तो पौधा पूरा ख़राब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि 2 पुंगली बन जाती है। इसके लिए भी हमको इंसेक्टिसाइड का उपचार करना चाहिए। इसमें इमिडाक्लोप्रिड आता है। इमिडाक्लोप्रिड को लगाकर बीज के साथ तब भी हम लगाएं, तब भी हमको उपचार करें, तब हमारे कीटों से इसको निजात पा सकते हैं। और ऐसा करते हैं तो हमारे जो इंसेक्ट जो कीट हैं और फफूंद दोनों से पौधों की संख्या को हम बचा सकते हैं। दूसरी बात है कि उर्वरकों का हम कैसा उपयोग करें, कितने उर्वरक डालना चाहिए। मक्का जो है वो बहुत ज़्यादा उर्वरकों का उपयोग करती है। मक्का ऐसी फसल है जिसमें उर्वरकों की मात्रा ज़्यादा मात्रा में अपेक्षित रहती है, इसलिए एक हैवी फीडर के रूप में इसको जानते हैं। और इसके हैवी फीडर में हमको जैव उर्वरकों का भी उसमें उपयोग करना चाहिए ताकि हम जितनी हम NPK खेत में दें उसको सही रूप से पौधा उसको प्राप्त कर ले, इसलिए जैव उर्वरकों का उपयोग भी करना चाहिए। जैव उर्वरक में आप देखते हैं कि इसमें एजेटोबैक्टर, क्योंकि ये धान्य फसल है, अनाज वाली फसल है। दलहन में तो हम राइजोबैक्टर डालते हैं, लेकिन राइजोबियम डालते हैं, लेकिन इसमें जो मक्का है उसमें हम राइजोबियम की बजाय एजेटोबैक्टर का उपयोग करते हैं। तो एजेटोबैक्टर और PSB का उपयोग हमको करना चाहिए। इसके लिए हमको 3 किलो PSB और 3 किलो एजेटोबैक्टर का एक लगभग घोल बना करके 100 से 150 किलोग्राम गोबर की खाद जो अच्छी सड़ी हुई पकी हुई गोबर की खाद है 1 से 1.5 क्विंटल, उस पर हमको ये 3-3 किलो मिलाना चाहिए। और मिला करके हमको बुआई से पहले हमको अच्छी तरह से इसको छिड़क दें, तब हमको इसका उपयोग जैव उर्वरकों का उपयोग का लाभ मिलता है और पौधों पोषक तत्व को उपलब्ध कराने का तरीका एक अच्छी तरीके से नई टेक के साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको जो बेसल डोज है NPK का उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन साधारणतः किसान ये देखता है कि मक्का ज़्यादा उपयोग करने वाली फसल है उर्वरकों का, इसलिए उसमें गोबरी खाद या कंपोस्ट खाद की मात्रा भी डालनी चाहिए। सामान्यतः 6 से 8 टन यानी 60 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट या केंचुए खाद का प्रयोग बोनी से पूर्व करना चाहिए। बोनी से पूर्व हमको ऐसा मतलब है कि तेज़ धूप में डाल के छोड़ नहीं दें, उसको डालें और उसको शाम में डाल के मिला भी दें खेत में, तब उसका लाभ मिलता है। और इसके अलावा हमको अगर मिट्टी परीक्षण से करके मिट्टी परीक्षण पत्रक मिल जाए तब हमको ज़्यादा लाभ मिलता है, हम सही मात्रा में उसको खाद उर्वरक दे सकते हैं। लेकिन साधारणतः उर्वरकों का जो देने का मक्का में जो मात्रा है उसको हम देखते हैं तो वो वैरायटी के पकने की अवस्था के आधार पे उसकी अलग अलग मात्रा की खपत होती है। जैसे जल्दी पकने वाली प्रजातियां हैं जो 90 दिन से पहले कट जाती हैं, 50 दिन से कट जाती हैं, उन पे जो नत्रजन, स्फुर और पोटाश की मात्रा है उसमें 90 किलो नत्रजन चाहिए और 40 किलो स्फुर चाहिए और 35 से 40 किलो पोटाश चाहिए। तो स्फुर को 50 किलो कर सकते हैं, 40 किलो पोटाश कर सकते हैं और 90-95 किलो नत्रजन कर सकते हैं। ये किन में है? जो 85 से 90 दिन में कटे शीघ्र पकने वाली या शीघ्र कटने वाली जो मक्का की प्रजातियाँ हैं उस ग्रुप के लिए 90-50-40 का रेशो है, ये NPK है, इसका हमको उपयोग करना चाहिए। दूसरा, जो मध्यम अवधि में प्रजातियाँ पकती हैं जो 100 दिन का समय लेती है उसमें नत्रजन की मात्रा बढ़ जाती है, थोड़ी सी मात्रा स्फुर की बढ़ जाती है, तो उसमें नत्रजन जो है वो 120 किलो हो जाता है
और 55 किलो स्फुर हो जाता है। 55 से 60 किलो स्फुर पोटाश जरूरत रहती है। पोटाश जो है वो आपको 40 से 42 किलो प्रति हेक्टेयर रहता है। तो नत्रजन NPK जो है उसमें क्या हो जाएगा 120 किलो और 50 से 60 किलो और 42 किलो। ये NPK की मात्रा किसके लिए है? जो मध्यम अवधि में 100 दिन में मक्का कटती है, ऐसी प्रजातियों के लिए। और जो देरी से कटती है, जिसको हमको 120 दिन 110 दिन लग रहे हैं, 100 दिन से ज़्यादा लग रहा है, उसमें नत्रजन और बढ़ जाता है। उसमें नत्रजन की मात्रा 150 से 60 किलो लगती है प्रति हेक्टेयर और स्फुर जो है वो लगभग उतना ही लगता है, 60 किलो लगता है। और पोटाश है वो 42 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है। लेकिन ये मैंने जो बताया है ये तत्वों की मात्रा बताई। जैसे मैंने कहा नत्रजन लगता है आपको 90 किलो, तो इसका मतलब क्या रहा? यूरिया आपकी दुगनी लगेगी। यूरिया में आधा नत्रजन होता है, 40% रहता है। और स्फुर का मैंने कहा ये आपको 50 किलो लग रहा है, तो आप 12-32-16 में देखते हैं तो 32 किलो आता है 100 किलो में। तो उसकी मात्रा के हिसाब से करें तो 1 क्विंटल उपयोग करेंगे NPK, तब उसमें आपको 12-32-16 वाला रेशो होगा। लेकिन जो 12 के बाद की जो नत्रजन है वो आपको यूरिया से पूर्ति करनी पड़ेगी। यूरिया को हम बेसल डोज में देते हैं और उससे हम टुकड़ों में देना चाहते हैं कि यूरिया जो है वो हमको नत्रजन जो है 3 किस्तों में देनी चाहिए। आधी नत्रजन बेसल डोज में देनी चाहिए मक्का में बुआई के समय, जब बोनी करने जाएं उसके साथ आधी नत्रजन, पूरा स्फुर, पूरा पोटास और पूरा जिंक चला जाए। लेकिन जो बाकी बची आधी मात्रा है उसको 2 टुकड़ों में देना चाहिए। पहले अवस्था में नी हाइट पे जब आती है मक्का उस समय दें आधी मात्रा, और आधी मात्रा जब उसमें मांझर आ रहा हो उस समय दें। ऐसे अब जब हम देंगे तब हमको मक्का की संपूर्ण रूप से उर्वरकों की मात्रा दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरी और तीसरी खपत है नत्रजन की, लिक्विड जो नत्रजन मिल रही है तरल रूप में इफ्को की, क्रिप्को की, NFL की या दूसरी संस्थाओं की, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल नैनो यूरिया का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और किसान उसका लाभ निश्चित रूप से लेना चाहिए। क्योंकि जब आप एक बोरी जो नत्रजन यूरिया लेके आते हो उतनी ही मात्रा में नत्रजन आपको एक बोतल से मिल जाता है। तो उस एक बोतल का उपयोग प्रति एकड़ कर सकते हैं। प्रति एकड़ करने नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से नैनो यूरिया का जब उपयोग करते हैं किसान भाई, तो निश्चित रूप से जब उसकी पत्तियां परिपूर्ण रहती हैं, ज़्यादा अवस्था निकल जाती हैं, नी हाइट पर हम उपयोग करते हैं यूरिया को या नत्रजन को, तो निश्चित रूप से हमको नी हाइट पे भी नैनो यूरिया उपयोग करनी चाहिए और जब मांझर निकले उसमें भी नैनो यूरिया का उपयोग करना चाहिए, ताकि किसान जो फसल में उर्वरक दे रहा है उसका वो अधिकतम उपयोग फसल को देश के इस मात्रा के हिसाब से करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे कई विकल्प हैं उसमें कि आपको यूरिया मिल रहा है, NPK मिल रहा है, DAP मिल रहा है, तो उसकी अलग अलग मात्रा देनी पड़ती है और उसको आप कृषि विज्ञान केंद्र पे आके निश्चित रूप से देख सकते हैं, पूछ सकते हैं या फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में pH जो मिट्टी की है वो 8 से ज़्यादा होती है, तो उन क्षेत्रों में आप जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें जिप्सम जरूर डालें। लगभग 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर जिप्सम जो है ऐसा मिट्टी सुधारक है, बड़ा सस्ता मिलता है, उसको आप बड़ी मात्रा में लेकर के खेत में मिला दें तो निश्चित रूप से जो ज़्यादा pH बढ़ी हुई है, क्षारीय भूमि हो रही है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के लिए वो जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। ऐसा उपयोग हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो है मक्का अच्छी फलित होगी। लेकिन सावधानियां ये रखनी चाहिए कि संतुलित खाद का उपयोग करें, संतुलित मात्रा में जो खाद बताई गई है उसका उपयोग करें और समय पे उसको निश्चित रूप से दें। अगर हम समय का उपयोग सही रूप से पालन नहीं करते हैं तब भी उसमें या तो बढ़ोतरी ज़्यादा हो जाती है या उसमें न्यूनता ज़्यादा आ जाती है, जिससे मक्का का सही रूप से उत्पादकता प्राप्त हमको नहीं होती है। इस तरह से हमको उर्वरकों का प्रबंधन किसानों को करके मक्का को ज़्यादा से ज़्यादा किसान को लाभ लेना चाहिए। जी, तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। लेकिन खरपतवार भी एक ऐसी चीज़ है जिससे अक्सर किसान भाई बहन परेशान रहते हैं और उसका नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है खेती के लिए। तो मक्का की खेती में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, ये जानकारी भी हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के कार्यक्रम खेती बाड़ी के माध्यम से ज़रूर दें। किसानों को जब मक्का खेती करते हैं तो ये देखते हैं कि धान्य फसल है और घास कुल की है, और हम जब धान्य फसलों की खेती करें तो उसमें बहुत से दूसरे जो खरपतवार हैं वो साधारणतः खरीफ में आते रहते हैं। तो इसको हम समय रहते उसका खरपतवारों का नियमन कर लें तो निश्चित रूप से मक्का को लाभ मिलता है, क्योंकि वो सभी तत्वों को सही रूप से ले सकती है। इसके लिए पहले एक तत्व आता था एट्राजिन। एट्राजिन को 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बुआई के बाद उपयोग करते थे, लेकिन
मक्का का जब अंकुरण नहीं होता उससे पहले उसका उपयोग हो जाए खेत में, तो निश्चित रूप से उसकी रिकमेंडेशन है, ताकि बुआई के तुरंत बाद हमको 1 किलो एट्राजिन का प्रति हेक्टेयर पानी में घोल करके उपयोग करना चाहिए। और बुआई के बाद 15 से 20 दिन की अवस्था पे अगर उपयोग करते हैं तब उसके अलग अलग रूप से निंदानाशक उपयोग होते हैं। जैसे हमने 2 से 5 पत्ती की अवस्था में जब प्रयोग करें तो उसमें टोप्रामेजोन उपयोग करते हैं। टोप्रामेजोन जो है वो उसका उपयोग जो होता है 30 ग्राम एक सक्रिय तत्व आता है टोप्रामेजोन, 33% का SC में घोल आता है, उसका उपयोग करें 33% का टोप्रामेजोन का, तो 30 ग्राम 1 हेक्टेयर में डालें। इसी तरह से जब मक्का की फसल लगभग 1 महीने की होने लगे 25 से 28 दिन पे, तब आप टेम्बोट्रिन का उपयोग कर सकते हैं। एक टेम्बोट्रिन तत्व आता है वो 34.4% EC का आता है, उसको उपयोग करते हैं तो 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर, क्योंकि ये मात्रा अलग है, 125 ग्राम है और टोप्रामेजोन में 30 ग्राम है। तो क्योंकि अवस्था भी अलग अलग है, 2 से 5 पत्ती की अवस्था पहले की अवस्था है और 25 से 30 दिन की अवस्था जो बाद की अवस्था 1 महीने की अवस्था है, उसमें इन खरपतवार नाशकों का उपयोग करते हैं। तो हम खरपतवारों का समय पे नियमन करके हमारी फसल को अच्छी तरह से हम उपजाऊ बना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए कौशिक सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कीट या रोग का प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है मक्का की खेती में, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारे काफ़ी किसान भाई बहनों को नुकसान उठाना पड़ता है, उनकी फसल खराब भी हो जाती है अक्सर। तो किस प्रकार से कीटों का व रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं वे? प्रमुख रूप से जो रोग आते हैं वो आता है, एक आता है लीफ ब्लाइट आता है, पर्ण अंगमारी। दूसरा आता है उसमें भूरे भूरे चित्ते बन जाते हैं, भूरे चित्ते, या BLB आ जाता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आ जाता है। इनका हमको उपयोग के नियमन करने के लिए, जैसे चारकोल रोट आया तो उसको हम कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का उपयोग करके स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसको 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से फोलियर स्प्रे करते हैं, तब इसका चारकोल रोट का कंट्रोल कर सकते हैं। अगर BLB आती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आती है, जो पत्तियां उसमें आधी सड़ जाती हैं, इसके कंट्रोल के लिए पत्तियों में जो धारियां भूरे रंग में होती है उसमें एजेक्सोट्रोबिन जो आता है, यानी एक हार्मोन के रूप में उपयोग करते हैं एजेक्सोट्रोबिन का, और साथ में डाइफेनाकोनाजोल का उपयोग करते हैं। इसमें 2 कॉम्बिनेशन है, दोनों ही फफूंदनाशक है, और उसको भी 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवा का उपयोग करते हैं। और किस अवस्था पर करते हैं? लगभग जब 50 दिन की फसल हो जाती है उसमें इसको उपयोग करना चाहिए। और जो पर्ण अंगमारी है वो आपको छोटे छोटे अंडाकार गोले बन जाते हैं और कत्थई रंग के धब्बे हो जाते हैं। इसका उपयोग करने का समय जो है वो 8 से 10 दिन के अंतराल पे उपयोग करते हैं। और जब ऐसे धब्बे आएँ तो मैंकोजेब या एजेक्सोट्रोबिन जो है उसका उपयोग हमको करना चाहिए। ऐसे उपयोग करते हैं तो हम इसका नियमन समय पे अच्छी मात्रा में कर सकते हैं। लेकिन कितना डालना है कि 2.5 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ घोल बना के उसको स्प्रे करना चाहिए। और अगर हम एजेक्सोट्रोबिन उपयोग कर रहे हैं तो हमको 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ घोल बना के उसको उपयोग करना चाहिए। ये तो रही कि रोगों की बात और उसका नियमन। दूसरा है कीटों का। कीटों में आप देखते हो कि एक तो तनाछेदक है जो बड़ी शीघ्र अवस्था में हमको मक्का में दिखता है, उसके कंट्रोल के लिए मैंने कहा बीज उपचार करके हम उपयोग कर सकते हैं, या उसमें दानेदार फोरेट डाल सकते हैं पोंगली में, उससे भी कंट्रोल हो जाता है। तो इसके लिए तनाछेदक जो आता है इसमें ये नुकसान होता है कि पौधा जो है 2 भागों में बंट जाता है, उसका विकास रुक जाता है, मुख्य तना जो है वो वहाँ विकास करना बंद हो जाता है। इसके लिए क्लोएंट्रानिलीप्रोल जो है वो एक ऐसी दवा है जिसको हम उपयोग करना है। 10% आता है, उसको 1 हेक्टेयर में 150 मिलीलीटर दवा जो घोल करके स्प्रे करते हैं तो इसका कंट्रोल तनाछेदक का हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा जल्दी अवस्था में आने वाला कीट है, इसको हमको समय से उस पर स्प्रे करना चाहिए। दूसरा जो आजकल समस्या आ रही है वो फॉल आर्मी वर्म का आ रहा है। मक्का में फॉल आर्मी वर्म का बड़ा प्रकोप हो रहा है और उससे मक्का के बहुत से क्षेत्र जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हमारे उज्जैन में भी फॉल आर्मी वर्म का कुछ प्रकोप हल्का हल्का देखने में किसी खेतों में मिला है, लेकिन हमको सावधान होने की बड़ी ज़रूरत है। इसके लिए ये जो सभी अवस्था में देखा है कि परंतु लेकिन नुकसान जो है दाना बनते समय सबसे ज़्यादा होता है। दाना बनते समय फॉल आर्मी वर्म हो जाता है तो पूरे पौधे खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। भुट्टे में भी बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक दवा बीज उपचार अगर हम करें तो सेंट्रानिलीप्रोल आता है, थायोमिथाक्साम मिला करके सेंट्रानिलीप्रोल करना चाहिए। लेकिन खड़ी फसल में हमको अगर डालना है तो नीम का जो आता है तेल उसका हम उपयोग कर सकते हैं। 1500 ppm का उपयोग करें
तब भी हम उसको 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़कते हैं। 1 लीटर में 5 ml, तब ये उसका नियमन कर सकते हैं। और एक रसायन आता है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, उसको भी हम उपयोग करें तो 4 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिला के डालेंगे तो हमको इसका छिड़काव करते हैं तो इसमें खड़ी फसल में कंट्रोल हो जाता है। जब खड़ी फसल में लक्षण दिखे कि हमको फॉल आर्मीवर्म का प्रकोप हो रहा है तो इन तीनों रसायनों में से कोई एक रसायन का उपयोग करें और समय समय पे इसके जो उसके विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करके इसका नियमन करते रहें। इस प्रकार से मक्का की खेती में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको किसी भी तरह का रोग का या कीट का प्रकोप हो तो समय पर उसका नियमन करें। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये सर। और किसान भाइयों बहनों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी। और आज कृषि विज्ञान केंद्र से वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK कौशिक सर ने हमें मक्का से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और अभी अभी कैसे कीट और रोग को आप नियंत्रित कर सकते हैं मक्का की फसल में, ये भी सारी जानकारियां हमें कौशिक सर ने दी हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मक्का से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बताई गई वो सभी आपने ध्यान से सुनी होंगी और उनका अगर आप पालन करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उन सावधानियों को आप अगर मानेंगे तो निश्चित तौर पर आप मक्का की एक अच्छी खेती कर सकेंगे और आपको ज़रूर लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसानों को भी धन्यवाद। आप सुने और इसका अनुपालन करें जिससे आपकी खेती को आप आमदनी से जोड़ सकें। जय हिंद। धन्यवाद सर। दोस्तों, इसी प्रकार से और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां अलग अलग विषयों पर लेकर हम हाजिर होंगे। कार्यक्रम खेती बाड़ी की इस श्रृंखला के प्रायोजक हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड विजयपुर इकाई। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर आपसे मिलेंगे और भी अन्य विषयों के साथ और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार।